आईवीएफ से पहले की तैयारी। जब भी कोई इनफर्टाइल कपल हमारे पास आता है और हम उसे अपना आईवीएफ करने का सुझाव देते हैं तो उसमें सबसे पहला पार्ट होता है उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करने का। इस काउंसलिंग में हम उनको बेसिकली आईवीएफ रिलेटेड सारी चीज़ें बताते हैं कि आईवीएफ किन स्टेप्स में किया जाता है। उससे रिलेटेड उनकी जो फाइनेंशियल काउंसलिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको समझना। आईवीएफ करने के बाद उसका सक्सेस और फेलियर्स ये भी उनको बताना समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उनकी इमोशनल काउंसलिंग का। तो इमोशनल काउंसलिंग में हम उनको बेसिकली प्रिपेयर करते हैं कि हमें आईवीएफ के पहले अपना जो मेंटल बैलेंस है उसको काफ़ी अच्छा रखना होता है, स्ट्रेस फ्री रहना उनको समझाया जाता है कि आप जितना सोचेंगे इस प्रक्रिया के बारे में उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगा और रिजल्ट पे हमारे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो काउंसलिंग तो हो गई ये वाली बात। और सेकंड चीज़ होती है हमें काउंसलिंग में उनको ये सब बातें भी बतानी होती हैं कि जो उनकी लाइफस्टाइल में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि उनका जो बॉडी वेट है वो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है। अगर उनका बीएमआई इंडेक्स काफ़ी हाई है तो हम आईवीएफ के पहले उनको हल्का सा वज़न कम करने की सलाह देते हैं। जैसे कि अगर उनको कुछ बैड हैबिट्स हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, तो उनको भी हम छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये पाया गया है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो स्पर्म और अपना एग क्वालिटी काफ़ी डिटोरिएट होती है और हमारे आईवीएफ के रिजल्ट्स को काफ़ी हैम्पर करती है। तो ये तो हो गई काउंसलिंग की बात। जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है उनके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के, जो दोनों अपना हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का कराया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फीमेल्स होती हैं उनका। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है उनकी इंटरनल सोनोग्राफी या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का। तो आईवीएफ के पहले एक हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ज़रूर करते हैं और इसमें हम अपना जो यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज इनका स्टेटस पता करते हैं। कई बार हमें इंटरनल सोनोग्राफी के द्वारा अपना ट्यूब्स में पानी भरा हुआ दिखाई देता है जिसको कि हम हाइड्रोसैल्पिंग्स बोलते हैं। तो आईवीएफ के पहले इस तरह के जो हाइड्रोसैल्पिंग्स हैं उनको क्लिप किया जाता है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर क्लिप ना किया जाए तो हमारे रिजल्ट्स प्रभावित होते हैं और जो हाइड्रोसैल्पिंग्स का गंदा पानी है वो अपना एम्ब्रियो को अच्छे से वहाँ पे इम्प्लांट होने नहीं देता। कई बार अल्ट्रासाउंड में हमें ओवरी में गांठे या अपना एंडोमेट्रियोमास भी मिलते हैं, तो आईवीएफ के पहले इनको हटाने की सलाह दी जाती है। और इसी इंटरनल सोनोग्राफी में ओवरीज को चेक करते हैं जिसमें हम एंट्रल फॉलिकल काउंट का पता करते हैं। ये इसलिए आवश्यक होता है कि हमें जब हम ओवेरियन स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं, तो हमें किस अमाउंट में किस डोजेज में गोनाडोट्रोपिन्स देने हैं उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलती है हमें एंट्रल फॉलिकल काउंट का पता करके। तो ये तो बात हो गई अपना इंटरनल सोनोग्राफी की। इसके अलावा इंटरनल सोनोग्राफी का ये भी एडवांटेज रहता है कि अगर हमें आईवीएफ के पहले अगर कुछ भी फाइब्रॉइड्स या मायोमा जो होते हैं जो हमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ख़राब कर रहे होते हैं, तो आईवीएफ के पहले हम उनको भी हटाने की सलाह देते हैं। तो इंटरनल सोनोग्राफी के बाद जो और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम महिला के हीमोग्लोबिन स्टेटस का पता करते हैं, प्लेटलेट काउंट बहुत कम तो नहीं है, सही अमाउंट में है कि नहीं है उसका पता करते हैं, थायराइड प्रोफाइल कराते हैं। थायराइड जो टीएसएच होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव एक्सेस को काफ़ी कुछ कंट्रोल में रखता है। तो अगर महिला का थायराइड स्टेटस अगर डीरेंज आ रहा है तो उस साइकिल में हम आईवीएफ कराने की सलाह नहीं देते हैं। जो थर्ड प्रोफाइलिंग है वो होती है सीरम प्रोलैक्टिन की। सीरम प्रोलैक्टिन भी अपना रिप्रोडक्टिव एक्सेस को काफ़ी कंट्रोल करता है और हमारा जो एग की क्वालिटी होती है वो इस पर काफ़ी डिपेंडेंट होती है। तो सीरम प्रोलैक्टिन अगर बढ़ा हुआ है तो पहले हम उसको कंट्रोल करते हैं और उसके आगे वाले साइकिल में हम आईवीएफ करने की सलाह देते हैं। जो बाकी के रेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अपने रैंडम ब्लड शुगर, वायरल मार्कर्स जिसमें हम एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की जांच कराते हैं। इसके अलावा रूबेला अपना आईजीजी, आईजीएम टेस्टिंग कराते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद उन्होंने रूबेला का इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करा तो उसमें जो बेबीज अपने जो होंगे वो उनमें कुछ जन्मजात विकृतियां भी हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर महिला का अगर इम्यूनिटी लेवल हमें रूबेला का पता चल जाए तो हम उनको पहले ही वैक्सीनेट कर सकते हैं, क्योंकि आईवीएफ करने का हमारा मेन उद्देश्य बस प्रेगनेंसी प्रदान करना नहीं बल्कि एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म देना होता है।
इसके अलावा जो और बाकी टेस्ट होते हैं वो अपने नेक्स्ट बात करते हैं पुरुष की। इसमें हम उनके वायरल मार्कर्स जिसमें HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C के टेस्ट करेंगे और उनका अपना सीमेन एनालिसिस भी होगा, जिसमें हम लोग उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है और क्वांटिटी को उसको प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, और अगर उसमें कुछ कमियां आती हैं तो उनको हम मेडिसिन पे रखते हैं और उनको बेसिकली एक तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि IVF के पहले हमें जो एग और स्पर्म है वो सब अपने अच्छी क्वालिटी के हमें प्राप्त हों। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये IVF के पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी होती है जिसमें हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जिस तरीके से करते हैं उसी प्रकार से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर को हम लोग महिला के बच्चेदानी के रास्ते से अंदर डाल के एक तरीके से उसकी साउंडिंग करते हैं और ये देखते हैं कि उसमें हमें अंदर जाने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इसकी वजह से जो हम आखिरी का जो फाइनल स्टेप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसमें हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के हम IVF की तैयारी करना शुरू करते हैं और एक प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस और मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और सारी चीज़ों को समझा के पेशेंट को रेडी करते हैं आगे के IVF के स्टेप्स को अपनाने के लिए।